नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार से जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं, उनकी भी जो है वो हम चर्चा करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम जो है वो क्लियर कर लेते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास में दोस्तों 335 नंबर की क्लास आएगी, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसिल, जिसको हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे और पूरा जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो इसके बारे में गेन करेंगे। फिर हमारे पास में उस टॉपिक से कहीं से कैसे भी क्वेश्चन आए, चाहे वो नोट सेट में आए, चाहे वो एएसआई में आए, चाहे पीजीआई में आए, डायरेक्ट आए, अप्लाइड आए, इमेज बेस आए, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए उसको हम जो है वो बिल्कुल ठीक करके आएंगे। तो चलो चलते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारी क्लासेस जो है वो हमने टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से कर ली है। बहुत सारे बच्चों ने जो है टेलीग्राम पे मैसेज करके जो है बताया कि सर ये क्लास करवा दीजिए। जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है देन मैं उनका रिप्लाई भी करता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हमने ऑलरेडी कर रखी है और कौन कौन सी चीज़ों को हम जो है वो यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपने जो मैसेज भेज दिया इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम उसको रीड नहीं करेंगे या बिल्कुल जो है वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। आपको रिप्लाई जो है वो ज़रूर आएगा और इस चीज़ को जो है हम ज़रूर करेंगे कंप्लीट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ऐसा इंस्ट्रूमेंट बेस की क्लास लीजिए, ये सब चीज़ें, तो उनको भी मैं या तो मैं लाइव में आके जो है उनका लूँगा क्लास, या फिर जो है वो कैसे करके भी उसको जो है वो फिनिश करेंगे, डोंट वरी, बट कोर्स जो है वो हम ज़रूर करेंगे। न आप भाग के जाने वाले हो और न ही जो है मैं जाने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं और आज की क्लास को जो है वो शुरुआत करते हैं और फिनिश करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारे पास में हाइड्रोसील जो है वो क्या होता है। बहुत सारे लोग जो है वो इस वर्ड से बिल्कुल फेमिलियर होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने ट्रेनिंग टाइम पे या अभी आप ड्यूटी कर रहे हो उस टाइम पे आपने जो है वो ऐसे केसेस जरूर देखे होंगे। ठीक है, हाइड्रोसील के, और ये बिल्कुल आम है। और अगर हम इसकी बात करें ट्रीटमेंट की, तो सबसे इजी जो है वो हमारे पास में सर्जरी जो है वो हाइड्रोसील की होती है। तो बिल्कुल कॉमन जो है वो हमारे पास में वर्ड है और बहुत कॉमन जो है वो ये डायग्नोसिस है, जो कि आराम से जो है देखने को जो है वो मिल जाता है। अगर मैं हाइड्रोसील के एक सिंपल चीज़ों की बात करूं, तो कहते हैं ना कि स्क्रोटम में पानी भर जाना, ठीक है ना। टेस्टिज टेस्टिज के जो हमारे पास में स्क्रोटम है वहां पे टेस्टिज होते हैं। तो टेस्टिज के अंदर, या हम कहें कि स्क्रोटम, बहुत सारे कहते हैं टेस्टिज के अंदर पानी भर जाना, टेस्टिज के अंदर पानी नहीं भरता एक्चुअली। जो हमारे पास में स्क्रोटम वाला एरिया, ये जो आप एरिया देख रहे हो ये वाला, ठीक है, जहां पे हमारे पास में टेस्ट सेचुरेटेड होते हैं, उसके अंदर जो है वाटर का एक्यूमुलेशन होता है, उसको हम कहते हैं हमारे पास में हाइड्रोचिल। और ये वाटर का एक्यूमुलेशन क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, कौन कौन सी लेयर के बीच में होता है, वो तो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। एक आपको मैं सिंपल चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो होता है हमारे पास में हाइड्रोचिल। अच्छा, हाइड्रोचिल और वेरिकोशिल ये दोनों अलग अलग हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों में डिफरेंशिएट क्या है, क्योंकि एक बार मैंने एग्जाम में देखा था कि हाइड्रोसील की इमेज और वेरिकोसील की इमेज दोनों दोनों अलग अलग बता रखी थी। अब हमने क्या होता है कि वेरिकोसील या फिर हम कहें कि इनके अलग इमेज हम नहीं देखते हैं, इसलिए हमें जो है वो कंफ्यूज होता है। लेकिन आज की क्लास के बाद में जो है वो कंफ्यूज नहीं होगा कि इन दोनों में जो है वो क्या क्या डिफरेंशिएट होता है। तो ये आप देख सकते हो, ये जो है वो हमारे पास में स्क्रोटम वाला एरिया है, और इसके बाहर ये हमारे पास में टेस्टिज है, और इसके बाहर जो फ्लूइड एक्युमुलेशन है इसको हम कहते हैं दोस्तों हाइड्रोसील। तो ये हाइड्रोसील क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, क्योंकि जैसे मैं अगर बात करूं क्वेश्चन आंसर की किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो इसके अंदर जो हो बहुत अप्लाई टाइप के या ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये टॉपिक बहुत ईजी है, तो जिसने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कर लिया है, तो वो सारी चीजें, जैसे हाइड्रोसील आपको समझ में आ गया कि इनके अंदर पानी भर जाना। हाइड्रोसिल किसकी वजह से होता है, तो उसमें ऑप्शन दिया जाता है आपके पास में, दैट इज कॉल्ड मधुमक्खी के द्वारा, देन तितली के द्वारा, देन मॉस्किटो के द्वारा, देन आपकी जो घरेलू मक्खी है उसके द्वारा। तो बहुत सारे दिखते हैं कि यार हाइड्रोसिल इनकी वजह से क्यों होता है, ठीक है। तो एक्चुअली आपको पता है कि हाइड्रोसिल का एक रीजन जब हम इटियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास में दोस्तों फाइलरेसिस आएगा, जो कि यूपी बिहार में बहुत ज्यादा जो है वो देखने को मिलता है। इसलिए अगर हम एक इंसिडेंस या एरिया निकाल के देखेंगे तो हाइड्रोसिल यूपी बिहार के लोगों में ज्यादा होता है। उसका मेन रीजन है क्योंकि कोजेज की या ईटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो हमारे पास में ईटियोलॉजी में निकल के आती है कि मॉस्किटो जो है वो उसकी ईटियोलॉजी होती है।
राइट। तो ये रीजन होता है। तो बहुत ही अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, तो जहां जहां जो जो क्वेश्चन आते हैं उन सबको हम कंप्लीट करेंगे और इस सारी चीजों को जो है वो फिनिश करेंगे। क्वेश्चन आपका कोजेस से रिलेटेड भी आएगा, डायग्नोसिस से रिलेटेड भी आएगा, ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग भी आएगा और बाकी चीजें हमारे पास मैनेजमेंट उसके रिगार्डिंग में आएगा। अब उसके बाद जो है वो कहीं से भी आए, हम इस चीज को जो है वो कंप्लीट करेंगे एंड फिनिश करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इसकी डेफिनेशन कि हाइड्रोसील की जो है वो हमारे पास में डेफिनेशन क्या है। अब जो डेफिनेशन में हमारे पास में आ जाता है कि हाइड्रोसील में क्या होता है कि सीरस फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है। कहाँ पे? ट्यूनिका वेजाइनलिस। अब ये ट्यूनिका वेजाइनलिस क्या है? जो हमारे पास में टेस्टिस को जो कवर करके रखती है, लेयर कवर करके रखती है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। अब उस ट्यूनिका वेजाइनलिस में जो है वो कौन कौन सी आती है, ठीक है, विसरल लेयर होती है, पैराइटल लेयर होती है, फिर फ्लूइड कौन सा कहाँ से आता है, इन सब चीजों को लेंगे। और तो इसके लिए जो है वो हमें इसकी एनाटॉमी भी जरूरी है। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, देन उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से जो है इसकी एनाटॉमी क्लियर कर देंगे। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो आसानी से सारी चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो देखो पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ए हाइड्रोसील इज एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ सीरस फ्लूइड विद इन द ट्यूनिका वेजाइनल्स। देखो सिंपल आपको एक ही चीज याद रखनी है कि हाइड्रोसील जो है वो क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोसील होता है एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन। ठीक है, हाइड्रोसील में क्या होता है? एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ सीरस फ्लूइड। सीरस फ्लूइड का जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाता है कहां पे? विद इन द ट्यूनिका वेजाइनल्स। जो ट्यूनिका वेजाइनल्स है उसके अंदर। तो ये देखिए आपको इमेज दिख रही है, यहां पे जो है वो हमारे पास में क्या है कि ये जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है इसके बीच में जो है वो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा। ये चीज हो गई हमारे पास में हाइड्रोसील, इसीलिए मैंने आपको जो है वो इमेज पहले दिखाई है। तो हाइड्रोसील क्या है? एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन है किसका? सीरस फ्लूइड का। सीरस फ्लूइड होता है, अगर वहां पे पस फॉर्मेशन होगा तो वो पायोसील में आएगा। अभी हमारे पास में टर्मिनोलॉजी आगे आएगी। तो हाइड्रोसील क्या है? एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ सीरस फ्लूइड विद इन द ट्यूनिका वेजाइनल्स। ट्यूनिका वेजाइनल्स के बीच में जो है वो हमारे पास में सीरस फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोसील। अब ये ट्यूनिका वेजाइनल्स क्या है? द शेक सराउंडिंग द टेस्टीज, यानी कि टेस्टीज के सराउंडिंग जो हमारे पास में शेक होता है, क्या होता है? टेस्टीज के चारों तरफ जो है वो हमारे पास में शेक होता है, आवरण होता है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजाइनस। और अलोंग द स्पर्मेटिक कोड, ठीक है, वो और हमारे पास में जो स्पर्मेटिक कोड है। अब स्पर्मेटिक कोड क्या है? स्पर्मेटिक कोड है जहां पे हमारे पास में ब्लड वेसल्स है, देन आर्टरी वेन है, देन हमारे पास में नर्व है, देन हमारे पास में वासा डिफरेंशिएट है, ये पास आउट होती है, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटिक कोड। तो ये यहाँ पे सराउंडिंग द टेस्टिस और स्पर्मेटिक कोड, ये सारी चीजें जो है आती है हमारे पास में हाइड्रोसील। एंड इट लीड्स टू स्वेलिंग द स्क्रोटम दैट यूजुअली पेनलेस एंड नॉन इन्फ्लामेटरी। ये बहुत अच्छी चीजें बताइए कि ये जो हमारे पास में स्वेलिंग होती है, यानी कि टेस्टिस के अंदर जो है वो स्वेलिंग, टेस्टिस जो है वो अपनी साइज में बढ़ने लग जाते हैं। तो ये जो हमारे पास में स्क्रोटम की साइज जो इंक्रीज होती है या स्क्रोटम जो हमारे पास में बढ़ता है, वो बेसिकली पेनलेस होता है, कोई दर्द नहीं होता। इसलिए लोग इसको हल्के में ले लेते हैं। तो हाइड्रोसील हो रहा है तो होने दो, ज्यादातर जो है वो नहीं देख मतलब ध्यान नहीं देते हैं। और ये नॉन इन्फ्लामेटरी है। नॉन इन्फ्लामेटरी है मतलब कोई इन्फ्लामेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई हाँ ये आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता तो जाता है लेकिन इन्फ्लामेशन के तहत नहीं। ये नॉन इन्फ्लामेशन है, नॉन कंटामिनेटेड है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है। तो ये पेनलेस और नॉन इन्फ्लामेटरी होता है। तो हाइड्रोसील डेफिनेशन समझ में आ गई कि हाइड्रोसील जो है वो एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होता है सीरस फ्लूइड का, किसके अंदर? ट्यूनिका वेजाइनल्स के अंदर। और कभी कभी देखते तो स्पर्मेटिक कोड के अंदर भी जो है वो देखने को मिलेगा। और ये जो हमारे पास में स्क्रोटम में जो स्वेलिंग आती है वो बेसिकली पेनलेस होती है और नॉन इन्फ्लामेटरी होती है। अब ये देखिए हमारे पास में हाइड्रोसील वर्सेज वेरिकोसील, दोनों में जो है वो क्या डिफरेंशिएट होता है। तो आपको मैं बता रहा हूं, ये जो आप चीजें देख रहे हो ये हमारे पास में स्पर्मेटिक कोड है। यहां से लेके ये जो चीज है वो आ गई हमारे पास में स्पर्मेटिक कोड, ये आ गया हमारे पास में स्पर्मेटिक स्पर्मेटिक कोड। ठीक है, अब ये स्पर्मेटिक कोड है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, आर्टरी है, वेन है, देन उसके बाद नर्व है और वासा डिफरेंस जो ऊपर तक जाती है। अगर इसके अंदर स्पर्मेटिक कोड वाले एरिया के अंदर हमारे पास में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसको हम कहते हैं दोस्तों वेरिकोसील। वेरिकोज मत बोल देना, वेरिकोज वेन जो है वो दूसरी होती है। वेरिकोज वेन जो हमारे पास में पैर में होती है वो मैंने ऑलरेडी अलग करवा रखे है। तो वेरिकोसील वेन जो है वो आगे हमारे पास में कि जो स्पर्मेटिक कोड वाला जो एरिया है वहां पे जो है वो एक्यूमुलेशन होता है, इसको हम कहते हैं वेरिकोसील, राइट।
नेक्स्ट आता है हमारे पास में हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल में क्या होता है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है, यानी कि जो ट्यूनिका हमारे पास में ट्यूनिका वेजाइनल्स है वहां पे एक्यूमुलेशन होता है। जो दोनों लेयर है, पेराइटल और विसरल लेयर है, उन दोनों के बीच में फ्लूइड इकट्ठा होता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोसिल। और जो स्पर्मेटिक कोड है उसके अंदर हमारे पास में फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है, इसको बोलते हैं हम वेरिकोसिल। तो वेरिकोसिल और हाइड्रोसिल दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों को मैंने आपको इमेज बेस पे द्वारा जो है वो समझा दिया है। क्लियर। अब आ जाता है हमारे पास में एनाटोमी व्यू। अब बार बार कह रहे हैं कि हम जो है वो ट्यूनिका वेजाइनल्स उनके बीच में जो है वो हमारे पास में ये चीजें होती है। तो ये ट्यूनिका वेजाइनल्स है क्या चीज है, किस तरीके से, उसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों एनाटोमी इसकी थोड़ी सी हम देखेंगे ताकि सारी चीजें जो है हमारे पास में क्लियर आ जाए। तो द टेस्टिस आर एनक्लोज बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, यानी कि जो टेस्टिस होते हैं वो डबल लेयर मेम्ब्रेन से जो है वो कवर होते हैं। अब डबल लेयर कौन कौन सा, एक होता है हमारे पास में ट्यूनिका एल्बुंजिया, एक होता है हमारे पास में ट्यूनिका वेजाइनल्स। ठीक है। अब ये जो हमारे पास में ट्यूनिका वेजाइनल्स है वहां पे हमारे पास में दो लेयर होती है, पार पेराइटल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनल्स एंड विसरल लेयर कवरिंग बाय द टेस्टिस। यानी कि अगर हम बात करें तो ये जैसे हमारे पास में टेस्टिस है, इसके जस्ट ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं विसरल लेयर, राइट। फिर उसके बाद में एक छोटा सा फ्लूइड वाला एरिया आता है, ये लो फ्लूइड वाला हो गया, मैंने सीरस मेम्ब्रेन से आपको बता दिया है। अब उसके बाद में एक कवरिंग जो है वो और आती है जिसको बोलते हैं पेराइटल लेयर। समझ में आ गया ये दोनों चीजें। दो शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, ये हमारे पास में क्या है दोस्तों, ये है हमारे पास में विसरल लेयर, विसरल लेयर। ठीक है। और ये बाहर वाली जो है वो हो गई हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड पेराइटल लेयर। ठीक है। विसरल लेयर और पेराइटल लेयर, इन दोनों के बीच में हल्का फुल्का फ्लूइड भरा हुआ रहता है, सीरस मेम्ब्रेन होती है और इसमें जो है फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ये नॉर्मल फ्लूइड क्या होता है कि हमारे पास में लुब्रिकेशन का काम करता रहता है। ठीक है। टेस्टिस को जो है मूवमेंट होने में, आगे पीछे होने में, या इसमें जो है वो हमारे पास में मूवमेंट का काम करता है। और ये फ्लूइड जो है वो एक्चुअली सीक्रेट भी होता रहता है, फिर एब्जॉर्ब भी होता रहता है। अब होता क्या है कि या तो सीक्रेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाए या फिर एब्जॉर्वेशन डिक्रीज हो जाए, राइट। या तो हमारे पास में सीक्रेशंस वाली चीजें हैं वो ज्यादा बढ़ जाए या फिर एब्जॉर्वेशन वाली चीजें जो है वो कम हो जाए, तो यहाँ पे फ्लूइड बढ़ जाएगा, उसी को हम कहते हैं दोस्तों हाइड्रोसिल। तो ये देखिए हमारे पास में यही चीज कह रहा है कि टेस्टिस जो है वो एनक्लोज होते हैं डबल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, कौन कौन सी, पेराइटल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनल्स एंड विसरल लेयर बाय द टेस्टिस। और नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड एग्जिस्ट बिटवीन दीज लेयर्स फॉर ल्यूब्रिकेशन। नॉर्मली क्या होता है कि इन दोनों लेयर के बीच में, कौन कौन सी, पेराइटल लेयर और विसरल लेयर, इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत जो है वो फ्लूइड भरा हुआ रहता है। नॉर्मली पहले से ही जो है इसमें थोड़ा बहुत फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ये क्या करता है, इसमें लुब्रिकेशन का काम करता है ताकि दोनों चीजें चिपके नहीं। लुब्रिकेशन का अगर हम टेस्टिस को पकड़ के देखेंगे तो जो ऊपर नीचे टेस्टिस होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि when production and absorption of these fluid become imbalance, और वो क्या होता है, फिर हाइड्रोसिल डेवलप हो जाता है। अब होगा क्या, when production and absorption, इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, नॉर्मली जो है वो कुछ चीजें प्रोडक्शन होता है तो उसका एब्जॉर्वेशन हो जाता है और वो फ्लूइड इतना का इतना भरा हुआ रहता है। लेकिन अगर हमारे पास में मान के चलिए कि वो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, और एब्जॉर्वेशन जो है वो डिक्रीज है, दोनों जो प्रोसेस है प्रोडक्शन की और एब्जॉर्वेशन की, इन दोनों प्रोसेस में जो है वो हमारे पास में इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इम्बैलेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोसिल डेवलप हो जाएगा। अब इम्बैलेंस कैसे, अगर प्रोडक्शन हमारे पास में कम हो और एब्जॉर्वेशन ज्यादा हो तो फ्लूइड इकट्ठा नहीं होगा, ये तो आपको भी पता है। लेकिन अगर मान के चलिए प्रोडक्शन बढ़ गया है और एब्जॉर्वेशन जो है वो डिक्रीज हो गया है, तो फिर वहां पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, और जिस कंडीशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोसिल कहते हैं। क्लियर है। तो आप देख लीजिए ये एनाटॉमी हमारे पास में बेसिकली तो जो है वो दो प्रकार की लेयर होती है, एक होती है हमारे पास में ट्यूनिका एल्बुंजिया और एक होती है हमारे पास में ट्यूनिका वेजाइनल्स। ठीक है। अब ये हमारे पास में ट्यूनिका वेजाइनल्स है, ये दो लेयर प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी, एक होती है विसरल लेयर और एक होती है पेराइटल लेयर। ठीक है। ये चीजें क्लियर बता रहा हूं, दो लेयर हो गई हमारे पास में, कौन कौन सी, एक तो ट्यूनिका एल्बुंजिया जो बिल्कुल टेस्टिस से जो है वो कवर किए हुए रखती है, मतलब टेस्टिस को अपने आवरण में। सेकंड आ गया हमारे पास में ट्यूनिका वेजाइनल्स। ट्यूनिका वेजाइनल्स जो है वो उसकी दो लेयर होती है, विसरल लेयर और पेराइटल लेयर। विसरल लेयर टेस्टिस के बिल्कुल जो है वो अटैच होती है, और जो हमारे पास में पेराइटल लेयर है वो दूर होती है। ड्यूरामीटर पायामीटर की तरह उल्टा होता है, पायामीटर पास में होता है, ड्यूरामीटर दूर होता है। जैसे हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग देखते हैं तो उसमें हमारे पास में ड्यूरामीटर जो है वो दूर होता है ब्रेन से, और पायामीटर बिल्कुल पास में होता है। लेकिन यहाँ पे आप पेराइटल से आप पास में मत कर देना,
क्यों? क्योंकि पैराइटल लेयर जो है वो दूर होती है टेस्टिस से और जो विसरल लेयर होती है वो पास में होती है। तो विसरल लेयर जो है वो हमारे पास में बिल्कुल पास में होती है और पैराइटल लेयर जो है वो हमारे पास में दूर होती है। इन दोनों के बीच में जो है वो फ्लूइड भरा रहता है। ये देखिए, ये हमारे पास में फ्लूइड है और ये नॉर्मली रहता है, नॉर्मल सिक्रेशन, नॉर्मल एब्जॉर्वेशन रहता है, कोई चीज की दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर मान के चलिए प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाए या फिर एब्जॉर्वेशन एब्जॉर्वेशन जो है वो हमारे पास में डिक्रीज हो जाए, तो ये फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, जिस कंडीशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोसील कहते हैं। उसके बाद में हमारे पास में मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्रीमेस्ट्रिक मसल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, जो बिल्कुल एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कवरिंग किए रहती है, और उसके बाद में हमारे पास में डोर्टस मसल्स और स्किन आती है जो कि स्क्रोटम वाला एरिया बनाती है। हमें सिंपली आपको ये याद रखना है कि जो विसरल लेयर होती है और जो पैराइटल लेयर होती है उनके बीच में जो है वो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसको हम हाइड्रोसील कहते हैं। एक्यूमुलेशन क्या होता है? या तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाए या एब्जॉर्वेशन डिक्रीज हो जाए, इसकी वजह से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में टाइप ऑफ टेस्टिज, सॉरी टाइप ऑफ हाइड्रोसील। हाइड्रोसील जो है वो कितने टाइप का होता है, उसके टाइप की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बेसिकली तो हमारे पास में हाइड्रोसील दो टाइप का होता है, एक होता है कंजेनाइटल और एक होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी, या जब हमारे पास में बाद में होता है। और फिर जो हमारे पास में जो एक्वायर्ड हाइड्रोसील है, ये भी दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो दोनों को हम ले लेते हैं। हाइड्रोसील दो प्रकार का, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड फिर से दो, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो वन बाय वन करके लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आगे हमारे पास में कंजेनाइटल हाइड्रोसील, बहुत नाम से पता चला। कंजेनाइटल का मतलब क्या होता है? सिंपली अगर हम बात करते हैं कंजेनाइटल की, तो वो चीज होती है हमारे पास में जन्मजात। क्या होता है दोस्तों? कंजेनाइटल का मतलब होता है बाई बर्थ या जन्मजात, बाई बर्थ। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंजेनाइटल। बहुत सारी डिजीज हमने कंजेनाइटल पढ़ी, जैसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, कंजेनाइटल ऑर्थोपेडिक डिजीज है। ठीक है, जैसे हमारे पास में कंजेनाइटल न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। ऐसे कंजेनाइटल के हमने बुलेट सीरीज में भी जो है बहुत बार जो है चर्चा कर ली है। बाकी वन बाय वन करके लेते हैं। पहली चीज आ गई हमारे पास में कंजेनाइटल हाइड्रोसील। कंजेनाइटल हाइड्रोसील मतलब प्रेजेंट सिंस बर्थ, यानी कि जन्म के समय जो है वो बच्चे में हाइड्रोसील प्रेजेंट होगा। अब ये कैसे हो सकता है भाई? अभी तो जिंदगी शुरू ही हुई है, इसमें हाइड्रोसील कैसे प्रेजेंट होगा? तो बेसिकली जो है हमारे पास में इसमें जो हाइड्रोसील प्रेजेंट होने का रीजन है, वो रीजन होता है कि जो हमारे पास में स्पर्मेटिक कोड होती है या जो फ्लूइड फेसिका होता है, जो कि पेरिटोनियम, ठीक है, एब्डोमिनल वाल और जो स्क्रोटम वाले जो फ्लूइड होता है उसमें बिल्कुल बाईपास बन जाता है। जो कोड होती है उसमें बाईपास बन जाता है, तो पेरिटोनियल फ्लूइड क्या होता है कि वहां पे आके जो है वो इकट्ठा हो जाता है, यानी कि जो कोड होती है उसमें कम्युनिकेशन बन जाता है, जिसकी वजह से होता है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज होती है कि इसमें करना कुछ नहीं होता है। जैसे बच्चा धीरे धीरे डेवलप होगा, वो जो हमारे पास में कोड है, जो पासेज की जो कोड है, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी और ये जो हमारे पास में हाइड्रोसील है वो ठीक हो जाएगा, बिना किसी सर्जरी के ठीक हो जाएगा। तो ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बात कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास में कंजेनाइटल हाइड्रोसील है वो बाई बर्थ होता है, occurs due to patent posseous vaginous failure of closure between peritoneal cavity and tunica vaginals। देखो, पेरिटोनियल कैविटी और ट्यूनिका वेजाइनल्स वाले जो हमारे पास में प्रोसेस है वो क्लोज नहीं होता। अब इसका मैं रीजन बताता हूं कैसे नहीं होता है। आपको ही पता है दोस्तों कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारे पास में टेस्टिस कहां बनते हैं? टेस्टिस बनते हैं जस्ट एब्डोमिनल में, किडनी के जस्ट नीचे जो है वो हमारे पास में टेस्टिस बनते हैं, राइट। दे जैसे डिलीवरी होती है उससे जस्ट पहले जो है वो हमारे पास में स्क्रोटम में आते हैं, और डिलीवरी होने के बाद में जो रास्ता है, मतलब जो हमारे पास में पेरिटोनियल कैविटी वाला जो रास्ता है जहां से टेस्टिस नीचे आए हैं, वो वाला एरिया जो है वो ओपन रहता है। अब ओपन रहता है तो जो हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियल कैविटी का जो फ्लूइड था वो ट्यूनिका वेजाइनल्स में आके भरने लग जाता है और वो स्क्रोटम जो है हमारे पास में जो है वो फूल जाता है। तो कंडीशन अब हम क्या करें, स्क्रोटम फूल गया या ट्यूनिका वेजाइनल्स के हमारे पास में जो है वो क्या हो गया दोस्तों, फ्लूइड एक्यूमुलेशन, उसको हम हाइड्रोसील कहते हैं। बिल्कुल हम अपनी डेफिनेशन पे हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, स्क्रोटम के अंदर जो ट्यूनिका वेजाइनल्स है उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो गया, वो हाइड्रोसील है, बिल्कुल ओके। लेकिन वो हाइड्रोसील क्यों हुआ? क्योंकि जो रास्ता था, जो हमारे पास में जो पाथवे बना हुआ था, उसकी वजह से पेरिटोनियल फ्लूइड वहां पे आके इकट्ठा हो गया। एंड
फ्लूइड पासेज फ्रीली बिटवीन एब्डोमिनल एंड सेक्रोटम स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम और जो एब्डोमिनल में जो हमारे पास में फ्लूइड है, जो पेरिटोनियल कैविटी फ्लूइड है, वो फ्लूइड जो है वो फ्रीली पास आउट होता है। अब देखो स्क्रोटम में तो हमें फ्लूइड चाहिए 5 से 7 ml, उतना ही लुब्रिकेशन के लिए बहुत है, लेकिन एब्डोमिनल में तो बहुत ज्यादा है, पेरिटोनियम में बहुत ज्यादा है, तो वो फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोसील कहते हैं। और ये बेसिकली कॉमन इन इन्फेंट, यूजुअली रिजोल्व स्पॉन्टेनियसली विद इन 1 to 2 ईयर्स। ये बहुत अच्छी चीज है कि ये जो हमारे पास में फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, ये बेसिकली 1 से 2 साल के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिजोल्व हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास में कंजेनाइटल हाइड्रोसिल। क्लियर हो गया? तो इसमें हमें कोई सर्जरी, कोई मेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट होता है हमारे पास में एक्वायर्ड हाइड्रोसिल। एक्वायर्ड का मतलब होता था हमारे पास में प्राप्त किया हुआ। अगर एक्वायर्ड की अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें तो वो आ जाता है प्राप्त किया हुआ, यानी कि बाद में हम जो है वो गेन करते हैं एक्वायर्ड को। अब ये जो हमारे पास में डेवलप लेटर इन लाइफ, यूजुअली ड्यू टू सेकेंडरी कोजेज, किसी और कोजेज की वजह से जो है वो हमारे पास में ये डेवलप होता है। तो ये दो प्रकार से होता है। पहला हो गया हमारे पास में प्राइमरी, या जिसको हम कहते हैं इडियोपैथिक हाइड्रोसिल, और सेकंड आ गया हमारे पास में सेकेंडरी हाइड्रोसिल। अब प्राइमरी हाइड्रोसिल में क्या होता है? प्राइमरी हाइड्रोसिल में ये होता है कि हमें एग्जैक्ट जो चीजें हैं उनका पता ही नहीं रहता। एग्जैक्ट जो कोज होते हैं कि हाइड्रोसिल क्यों हुआ है, कोई पता नहीं होता। चलो सेकेंडरी में तो हमें पता है कि फाइलरिसिस की वजह से हो जाए, देन वहां पे कोई इंजरी हो जाए, कोई ब्लड ट्रॉमा हो जाए, इसकी वजह से जो है वो हो गया, देन एथलेटिक्स वाला जो एरिया हो गया, ये सब चीजें। लेकिन इसमें हमें जो है वो पता नहीं होता है, यानी कि हाइड्रोसिल हो गया, लेटर ऑन हुआ है 1 से 2 साल की उम्र के बाद, जैसे 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में, 50 साल की उम्र में जो हुआ है, तो वो एक्वायर्ड हाइड्रोसिल हो गया। आइडियोपैथिक हाइड्रोसिल तो वही खत्म हो गया जो बच्चों में होता है, बिल्कुल जन्म के टाइम पे होता है, वो हमारे पास में जो है वो हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कंजेनाइटल। अब एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब बाद में। तो पहला आ गया हमारे पास में प्राइमरी हाइड्रोसिल। ये क्या होता है? नो ऑब्वियस कोजेज, कोई भी एग्जैक्ट जो है वो कोजेज का पता नहीं होता, एंड कॉमन इन मिडल एज्ड एंड एल्डरली मैन। ठीक है, बेसिकली जो है मिडिल एज पर्सन, 40-45 साल के, और एल्डरली मैन के अंदर जो है वो देखा जाता है। एंड ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन सीक्रेशंस एंड एब्जॉर्वेशन ऑफ फ्लूइड। वो तो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हाइड्रोसिल क्यों होता है। हाइड्रोसिल जो है हमारे पास में सीक्रेशंस और एब्जॉर्वेशन की जो प्रोसेस है वो अल्टर्ड हो जाती है, तो हमारे पास में होता है। लेकिन एग्जैक्ट जो है वो पता नहीं चलता है कि ये हाइड्रोसिल जो है वो क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। ये हो गया हमारे पास में प्राइमरी हाइड्रोसिल। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइड्रोसिल। सेकेंडरी हाइड्रोसिल मतलब हाइड्रोसिल हुआ है, लेकिन हमें पता रहता है कि यार इसकी वजह से हाइड्रोसिल हुआ है। तो देखिए, अकर ड्यू टू अनोदर पैथोलॉजिकल कंडीशन सच एज, यानी कि हाइड्रोसिल होगा, लेकिन वो हाइड्रोसिल किसकी वजह से हो रहा है वो हम देखेंगे। तो इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन में भी कौन सा दोस्तों, एपिडिडाइमाइटिस, आर्चराइटिस, फाइलरिसिस, ये चीजें हैं। तो एपिडिडाइमाइटिस क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द एपिडिडाइमिस। ऑर्चराइटिस, इन्फ्लामेशन इन द टेस्टिस। एंड फाइलरिसिस, फाइलरिसिस आपको पता ही है दोस्तों कि ये हमारे पास में एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। क्या है? पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। और ये इन्फेक्शन जो है वो हमारे पास में किसके द्वारा फैलता है? मॉस्किटो के द्वारा। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो ध्यान में रखना, ये मॉस्किटो के द्वारा स्प्रेड होता है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इनडायरेक्ट टाइप से क्वेश्चन पूछा था कि हाइड्रोसिल मॉस्किटो की वजह से होता है। तो बहुत सारे लोग जो है वो इसको नहीं समझ पाते हैं कि यार मॉस्किटो की वजह से क्यों। तो ये रीजन है क्यों, क्योंकि ये जो मॉस्किटो है इसके काटने से जो है वो हमारे पास में पैरासाइटिक इन्फेक्शन फाइलरिसिस हो जाता है। और आपने देखा होगा फाइलरिसिस जो हो बेसिकली यूपी बिहार की साइड में ज्यादा होता है, और हाइड्रोसिल भी उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। मैं किसी की जियोग्राफी के लिए जो है वो कमेंट नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली ये हमारे पास में जो है वो एपिडेमियोलॉजी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ट्रोमा। अगर मान के चलिए टेस्टिस के अंदर जो है वो ट्रोमा, कहीं चोट लग जाइए तो भी हाइड्रोसिल जो है वो हो जाता है। ट्यूमर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर जो है वो ट्यूमर हो जाए तो उसमें भी हमें हाइड्रोसिल देखने को मिलता है। नेक्स्ट पोस्ट सर्जिकल, मतलब हर्निया रिपेयर, कई बार जो है वो सर्जरी के बाद में किसी को इंग्युनल हर्निया है, इंग्युनल हर्निया को जो है वो ठीक कर दिया गया, ठीक है,
और इंग्युइनल हर्निया को ठीक करने के बाद वहां पे जो है वो हाइड्रोसील हो गया, ये होता है पोस्ट सर्जिकल। और लास्ट आता है दैट इज कॉल्ड टेरसन ऑफ टेस्टिज। टेस्टिज जो है वो अपनी जगह से हिलते हैं या उसमें जो है वो दिक्कत आती है, तो वो आ गया हमारे पास में सेकेंडरी हाइड्रोसिल। तो ये हो गया हमारे पास में टाइप ऑफ हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल के दो टाइप हो गए, कौन कौन सा? पहला आता है हमारे पास में इडियोपैथिक और सेकंड आता है हमारे पास में एक्वायर्ड। इडियोपैथिक मतलब बच्चों में होता है, जन्मजात होता है और ये ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों ये होता क्यों है? क्योंकि हमारे पास में जो एब्डोमिनल और जो स्क्रोटम वाला एरिया उसमें कम्युनिकेशन बना हुआ रहता है। सेकंड आ गया हमारे पास में इसका टाइप दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब प्राप्त करना। ये दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हमें रीजन पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में हाइड्रोसिल जो है वो क्यों हुआ है, और सेकेंडरी में हमें पता रहता है कि यार इसकी वजह से जो है वो हाइड्रोसिल हुआ है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में वही सिंपल वही सारी चीजें जो मैंने आपको बार बार डिस्कस किया है कि नॉर्मली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज सीक्रेटेड एंड रीअब्जॉर्ब। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे पास में लेयर प्रेजेंट होती है, विसरल लेयर और पैराइटल लेयर, जो कि ट्यूनिका वेजाइनल्स की जो है वो लेयर होती है, इन दोनों के बीच में स्मॉल अमाउंट में जो है वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब ये फ्लूइड कैसे होता है? ये सीक्रेट भी होता है और रीएब्जॉर्ब भी होता रहता है। सीक्रेट और रीएब्जॉर्बेशन की प्रोसेस नॉर्मली जो है वो चलती रहती है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? व्हेन सीक्रेशन इंक्रीज और एब्जॉर्बेशन डिक्रीज। ठीक है, सीक्रेशन ज्यादा हो जाएगा और एब्जॉर्बेशन कम हो जाएगा। अब सीक्रेशन ज्यादा होगा और एब्जॉर्बेशन कम होगा तो चीज तो इकट्ठी होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से हमारे पास में फ्लूइड का जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाएगा। फ्लूइड जो है वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और इसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोसिल। तो ये क्या होता है? इन ट्यूनिका वेजाइनल्स डिस्टेंडेड लीडिंग टू इनलार्जमेंट ऑफ स्क्रोटम। अब देखो ट्यूनिका वेजाइनल्स है, उसकी दो लेयर, विसरल लेयर और पैराइटल लेयर, उसके अंदर वो फ्लूइड बढ़ता रहेगा। फ्लूइड बढ़ता रहेगा और उसकी वजह से वो जो हमारे पास में स्क्रोटम वाला एरिया है वो बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा हाइड्रोसिल जो है वो काफी बड़ा बड़ा होता है, कई बार तो इतना बड़ा बड़ा भी जो है मैंने हाइड्रोसिल देखा, हम ऑपरेट करते हैं तब देखा जाता है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में क्रोनिक हाइड्रोसिल में कोज थिकिंग ऑफ स्क्रोटल वॉल एंड एट्रोफी ऑफ टेस्टिस ड्यू टू प्रेशर। ठीक है, अब धीरे धीरे हाइड्रोसिल जो है वो बढ़ता रहता है। क्रोनिक हाइड्रोसिल मतलब लगातार बढ़ता हुआ, एक्यूट सडनली, क्रोनिक मतलब लंबे समय से। तो क्रोनिक हाइड्रोसिल में कोज थिकिंग ऑफ स्क्रोटल वाल, वो स्क्रोटल वाल को जो है बढ़ाता है, उसको थिक करता है और उसकी वजह से अंदर जो है प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एट्रोफी ऑफ टेस्टिस। एट्रोफी आपको पता ही है, कोई भी चीज बढ़ने से रुक जाती है उसको बोलते हैं एट्रोफी, राइट। जैसे ये मान लो ये टेस्टिस की जो है वो सेल्स है, ये टेस्टिस जो है हमारे पास में, अभी इस पे प्रेशर पड़ेगा तो ये इस तरीके से हो जाएगी। तो ये जो है वो हमारे पास में टेस्टिस की एट्रोफी हो जाती है और वो किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेशर। अब टेस्टिस की एट्रोफी होगी तो फिर आगे चीजें भी जो है वो हार्मफुल होती है। ये हो गया इसका पैथोफिजियोलॉजी। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में क्लिनिकल फीचर्स। हाइड्रोसिल के क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स बहुत ईजी हैं, आराम से देखने से ही जो है वो पता चल जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों? पेनलेस स्क्रोटल स्वेलिंग, स्क्रोटल स्वेलिंग होगी और वो पेनलेस होगी। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है, कोई दर्द नहीं होगा, कोई इन्फ्लामेशन नहीं होगा और स्क्रोटम जो है वो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। देखने से तो लगता है कि यार इतना बड़ा जो है वो स्क्रोटम हो गया तो बहुत दर्द होता होगा, लेकिन नहीं, वो पेनलेस जो है वो आपके पास में स्वेलिंग आएगी। पेनलेस क्यों? क्योंकि फ्लूइड वहां पे आके जो है वो इकट्ठा हो रहा है। तो ये जो है वो हमारे पास में पेनलेस स्क्रोटल स्वेलिंग होती है। एंड फीलिंग ऑफ हैवीनेस एंड ड्रैगिंग सेंसेशन इन द स्क्रोटम। पेनलेस ऑफ हेवीनेस, ऑफ कोर्स जो हमारे पास में टेस्टीज जो है वो 5 से 10 ग्राम के होते हैं, या मान के चलिए 50 ग्राम के जो टेस्टीज हैं, एक तो इतने होते हैं। एक वहां पे जो है हमारे पास में 2 लीटर वाली कोई चीज है, 2 लीटर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो वहां पे ऑफ कोर्स फीलिंग ऑफ हैवीनेस, हैवीनेस की फीलिंग होगी कि कुछ ना कुछ जो है वो लटका हुआ है। एंड ड्रैगिंग सेंसेशन इन द स्क्रोटम, जैसे हमारे फ्लूइड जो है वो कुछ ना कुछ उसमें लटका पड़ा है। एंड डिसकंफर्ट ड्यूरिंग वॉकिंग एंड सीटिंग, ऑफ कोर्स टेस्टिस जो है वो बड़ा सारा लटका हुआ रहेगा तो चलने में और बैठने में जो है वो दिक्कत आएगी। एंड स्वेलिंग इंक्रीज ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो है वो स्वेलिंग बढ़ती रहती है। एंड यूजुअली यूनिलेटरल एंड समटाइम्स बाइलेटरल। अब देखो ये भी चीज काम की है कि ये जो हाइड्रोसिल है
जरूरी नहीं है कि बाइलेटरल हो भाई, बीच में एक सेप्टम होता है हमारे पास में दोनों टेस्टिस के बीच में, तो ये यूनिलेटरल भी हो सकता है। एक साइड के टेस्टिस है वहां पे भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो सकता है, या दोनों साइड में भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो हाइड्रोसील होता है वो हमेशा बाइलेटरल होता है, मतलब दोनों साइड जो है वो सिंपली जाता है। जी नहीं, ये हमारे पास में एक साइड में भी हो सकता है और दोनों साइड में भी हो सकता है। तो ये बेसिकली जो है हमारे पास में यूनिलेटरल भी होता है, कभी कभी जो है वो बाइलेटरल भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में साइन। ठीक है, कौन कौन से साइन है इसको हम देख लेते हैं। तो देखो साइन में हमारे पास में, अच्छा साइन और सिम्टम्स दोनों में डिफरेंशिएट क्या है ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये हमारे पास में सिम्टम्स है और एक होता है साइन। तो साइन और सिम्टम्स में क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि साइन जो होते हैं वो हम ऑब्जर्व करते हैं, और सिम्टम्स जो है वो हमारे पास में दिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कहेगा, जैसे किसी का हाथ सूजा हुआ है, ठीक है, तो जो हाथ सूजा हुआ है वो हमें जो है वो क्या है दोस्तों, ये हमारे पास में जो है वो ये चीज होती है हमारे पास में साइन की दिख रहा है। और सॉरी, ये हमारे पास में हो गए सिम्टम्स। चीजें साइन हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे किसी का टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर कितना है वो हो गया हमारे पास में साइन। कहेगा कि मेरे को बीपी है, अब बीपी आप देखने से थोड़ी बता दोगे कि हाँ यार इसको बीपी है। किसी को वोमिटिंग हो रही है आप देखने से बता दोगे, किसी को यहाँ पे स्वेलिंग हो रही है आप देखने से बता दोगे, यहाँ पे खून निकल रहा है आप देख के बता दोगे कि हाँ यार यहाँ पे जो है वो इस तरीके के, किसी के नाक से खून निकल रहा है, मुंह से निकल रहा है, कान से निकल रहा है, तो आप देख के बता दोगे। तो ये सारी की सारी चीजें आती है हमारे पास में सिम्टम्स। साइन जो है वो मतलब पेशेंट खुद बताता है बेसिकली। ठीक है, और साइन जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं, बीपी है कितना है वो हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ये चीजें होगी हमारे पास में साइन। तो देखो वन बाय वन करके लेते हैं। स्क्रोटल स्वेलिंग दैट इज स्मूथ, सिस्टिक एंड फ्लूसेंट। जो स्क्रोटल स्वेलिंग है वो बिल्कुल हमारे पास में स्मूथ, सिस्टिक एंड फ्लूसेंट होती है। उसका हम टेस्ट भी करेंगे, उसके अनुसार हम जो है वो देख सकते हैं कि बिल्कुल वहां पे जो है वो फ्लूइड एक्युमुलेशन होता है। तो इसके लिए हमारे पास में ट्रांसह्यूमिलेशन टेस्ट किया जाता है, और वो ट्रांसह्यूमिलेशन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होता है। लाइट पासेस थ्रू द फ्लूइड फिल्ड सेक। अब ये जो हमारे पास में ट्रांसह्यूमिलेशन टेस्ट जो है वो किस तरीके से किया जाता है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास में स्क्रोटल सेक्रोट जो है वो स्क्रोटम है, तो पीछे की साइड में लाइट जो है वो हम डालते हैं। लाइट डालने के बाद जो है वो हमें पूरा अंदर का स्ट्रक्चर एक तरीके से मोटा मोटी दिख जाता है। जैसे अंडे के अंदर जो है वो हमारे पास में कई बार देखते हैं ना, अंडा सही है या नहीं है, एग सही है या नहीं है, तो रेड कलर की लाइट सा जो है वो डाल के अंदर देखा जाता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे पास में ट्रांसह्यूमिलेशन टेस्ट के अंदर भी हम क्या करते हैं, एक साइड में लाइट जो है वो डाल के देखते हैं, उसमें हमें जो है बिल्कुल फ्लूइड जो है वो अच्छी तरीके से दिखाई देगा, वो स्मूथ सिस्टम फ्लूसेंट फ्लूइड दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसह्यूमिलेट टेस्ट। तो ये देखिए, ये जैसे हमारे पास में हाइड्रोसील है, यहाँ पे देख सकते हो ये यूनिलेटरली है, एक टेस्टिज यहीं पे रह गया छोटे वाला, और एक टेस्टिज वाला एरिया जो है वो यहाँ तक बढ़ गया। इसके ऊपर लाइट डालेंगे तो ये आ गया हमारे पास में टेस्टिज, शायद दिख रहा होगा, लो मैं इसको ब्लू से लेता हूँ, ये आ गया हमारे पास में टेस्टिज, और ये पूरा जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फ्लूइड के तरीके से जो है वो भरा हुआ है। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं दैट इज का ट्रांसह्यूमिलेशन टेस्ट, और ये जो है वो पॉजिटिव होता है। एग्जाम में भी जो है वो इस टेस्ट के बारे में जो है पूछा जाता है, ट्रांसह्यूमिलेशन टेस्ट जो है वो किसके अंदर किया जाता है, तो दोस्तों ये हमारे पास में हाइड्रोसिफिलिस के अंदर क्या होता है, और ये उसके अंदर जो है वो पॉजिटिव होता है। एंड टेस्टिज में नोट बी पैल्पेट सेपरेटली। ठीक है, लार्ज हाइड्रोसिल आएगा तो हम टेस्टिज को अगर पैल्पेट करेंगे ना, तो टेस्टिज हमें जो है वो फील ही नहीं होंगे। क्या होगा, टेस्टिज जो है वो बिल्कुल फील नहीं होंगे, क्योंकि इतना फ्लूइड है, इतना सा टेस्टिज हमें जो है वो कैसे फील होगा। एंड उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नो टेंडरनेस अनलेस इन्फेक्टेड। ठीक है, कोई भी जो है वो टेंडरनेस नहीं होती जब तक ये इन्फेक्टेड नहीं होता है, कोई टेंडरनेस नहीं होती। बिल्कुल आप ऐसे दबा के देखोगे तो बैलून टाइप से जो है वो आपको फील होगा, कोई टेंडरनेस कोई हार्डनेस नहीं दिखाएगी। हार्डनेस हमें कब दिखाई देगी दोस्तों, हार्डनेस दिखाई देगी अगर हम इन्फेक्टेड है, तो अगर वो हमारे पास में हाइड्रोसिल जो है वो इन्फेक्टेड हो गया है तो हमें जो है वो वहां पे टेंडरनेस दिखाई देगी, अदरवाइज कोई भी टेंडरनेस नहीं है। एंड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड अनलाइक हार्निया। हार्निया की तरह जो है वो रिड्यूस नहीं होगी, वो धीरे धीरे आगे जो है वो बढ़ती ही रहेगी। तो ये हो गया हमारे पास में साइन। क्लियर है? तो अब आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस। कैसे जो है वो आप पता लगाओगे,
कि किसी पर्सन को जो है वो हमारे पास में हाइड्रोसील है। तो डायग्नोसिस बहुत ईजी है, देखने से ही पता चलता है, इवन फिजिकल एग्जामिनेशन से ही हमें जो है वो पता चल जाता है। बाकी आपको पता ही है, ट्रांसफ्यूमुलेशन टेस्ट करवा लेते हैं, यूएसजी करवा लेते हैं ताकि कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, वो सारी चीज़ें। तो इसमें हम 3 चीज़ें करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन से पता लगाएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी से पता लगाएंगे और ब्लड टेस्ट, वो किसी इन्फेक्शन को देखने के लिए। तो 1 बाय 1 करके लेते हैं। सबसे पहला ले लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, और ऑलमोस्ट हमें इसी से देखने से पता चल जाएगा। हाँ, कंफर्म तो हो जाएगा कि इस पर्सन को हाइड्रोसील है या नहीं है, लेकिन वो हाइड्रोसील कितना है, कैसे है, क्या इन्फ्लामेशन है, टेंडरनेस है या नहीं है, वो सारी चीजें हम आगे के टेस्ट में देखते हैं। तो इसमें हम इंस्पेक्शन एंड पैल्पेशन ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम एरिया को जो हम देखते हैं तो बिल्कुल इतना बड़ा मिलेगा, इतना बड़ा जो है वो गुब्बारा मिलेगा। एंड पैल्पेट करके देखते हैं तो जैसे हमारे पास में बैलून के अंदर पानी भर लेते हैं वैसे जो है वो हमें फील होगा। एंड सेकेंड आता है हमारे पास में ट्रांसइम्युलेशन टेस्ट जो है वो किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि रेड लाइट जो है वो देखते हैं एंड कंफर्म करते हैं फ्लूइड प्रेजेंस, कि सिर्फ फ्लूइड ही है या कोई और चीज तो नहीं है। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन से ही जो है वो हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी कंफर्म प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड प्रेजेंस है उसका हमें कंफर्मेशन होता है, रिजल्ट बिल्कुल हमें डॉक्यूमेंटली मिल जाता है। उससे तो हमने क्या किया, पैल्पेट करके देखा, टच करके देखा, वो सारी चीजें। अब हमारे पास में हमने जो है वो यूएसजी करवा लिया, यूएसजी करवा लिया तो हमारे पास में जो है वो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे जो है वो फ्लूइड ही है। एंड देन उसके बाद हेल्प रूल आउट ऑफ ट्यूमर हार्निया इन्फेक्शन। देन यूएसजी करवाने से फायदा ये हो जाएगा कि चलो कहीं मान लो स्वेलिंग हो, वहां पे ट्यूमर हो, तो ट्यूमर तो नहीं है, हर्निया तो नहीं है, कोई और दूसरा ऑर्गन आके तो वहां नहीं फंसा हुआ, इन्फेक्शन तो नहीं है, इसका जो है वो हमें पता लग जाएगा। और ब्लड टेस्ट जो है वो हम किस लिए करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं टू डिटेक्ट इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं है। जैसे हमने देखा था कि ऑर्चराइटिस हो जाता है, फाइलरिसिस हो जाता है, उन सबको जो है हम आइडेंटिफिकेशन इसके द्वारा करते हैं। एंड टेस्ट फॉर फाइलरी इन्फेक्शन इन एंडेमिक एरिया, एंडेमिक एरिया जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया, जैसे मैं अभी बार बार आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ कि बिहार की साइड में जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो जो भी हमारे पास में एंडेमिक एरिया, देखो एक होता है एंडेमिक और एक होता है पेंडेमिक। एंडेमिक मतलब एक स्मॉल ग्रुप वाली चीज़ें होती है, वो हो गया हमारे पास में एंडेमिक। पेंडेमिक वर्ल्ड वाइड, जैसे अभी कोरोना हुआ था वो पेंडेमिक था। तो फाइलरिस इन्फेक्शन है उसका डिटेक्शन करते हैं जहां पे हमें लगता है कि यहाँ पे फाइलरिसिस जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। अगर हाइड्रोसील को जो है वो ट्रीट नहीं किया गया या हाइड्रोसील को जो है वो ठीक नहीं गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो जिसमें सबसे मेन चीज आती है एट्रोफी ऑफ टेस्टिज ड्यू टू प्रेशर। एट्रोफी का मतलब हो गया दोस्तों, एट्रोफी होता है जैसे हमारे पास में नैरोइंग होता है, कोई चीज स्मॉल होती है। ये जैसे हमारे पास में नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये कोई हमारे पास में नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसको तो हम बोलते हैं डिस्ट्रोफी। ठीक है, अगर ये नॉर्मल सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रोफी। और ये नेरो हो जाएगी, ठीक है, फंक्शन कर रही है बट ये कंप्रेस हो जाएगी, नेरो हो जाएगी, इसको बोलते हैं एट्रोफी। ठीक है, तो ये चीज जो है ध्यान रखना। हालांकि दोनों ही एबनॉर्मल कंडीशन है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई नॉर्मल है। एट्रोफी हो जाएगा टेस्टिस का, क्यों, क्योंकि जैसे मान के चलिए ये हमारे पास में स्क्रोटम है और इसके अंदर ये टेस्टिस है। अब ये स्क्रोटम वाला एरिया बढ़ जाएगा तो स्क्रोटम वाला ऐसा हो गया, टेस्टिस ये रह गया और इसके ऊपर जो है वो लगातार प्रेशर बनता रहेगा, इसके ऊपर लगातार जो है वो हमारे पास में प्रेशर बनता रहेगा, जिसकी वजह से जो है वो एट्रोफी हो जाएगा। तो मेन कॉम्प्लिकेशन तो ये। सेकेंड हमारे पास में इन्फेक्शन, दैट इज कॉल्ड पायोसील। पायोसील क्या है दोस्तों, हम बार बार करें हाइड्रोसील। हाइड्रोसील में क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है स्क्रोटम में, और हमारे पास में इसी स्क्रोटम में, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाता है, पस फॉर्मेशन, पस इकट्ठी हो जाएगी। पस सेल्स या कहे पस फ्लूइड, पस सेल्स या फ्लूइड जो है वो हमारे पास में इकट्ठा हो जाएगा। पस फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो जाएगा किसके अंदर दोस्तों, हमारे पास में इसी स्क्रोटम के अंदर, जिसको हम बोलते हैं पायोसील। ठीक है, तो पायोसील हो सकता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में हेमेटोसील। देखो हाइड्रोसील, हाइड्रो मतलब वाटर है, तो नॉर्मली वो हो गया हाइड्रोसील। हेमेटोसील क्या है, ब्लड कलेक्शन। हेमेट ये हो देखा, हेमेटो मतलब ब्लड, रिलेटेड टू ब्लड, ये हो गया रिलेटेड टू ब्लड, ये हो गया हमारे पास में हेमेटोसील। तो ये जैसे हमारे पास में टेस्टीज है, राइट, ये हमारे पास में टेस्टीज हैं और इसके अंदर जो है वो अगर सिंपली फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास में हाइड्रोसील। अगर पस सेल्स का इंफॉर्मेशन वहां पे कलेक्शन हो जाएगा तो आ जाएगा पायोसील। एंड ब्लड सेल्स का कलेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में हेमेटोसील्स। तो तीनों चीज समझ में आ गई।
हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल मतलब फ्लूइड एक्यूमुलेशन। एंड उसके बाद क्या आता है हमारे पास में, कैल्शिफिकेशन एंड थिकनिंग ऑफ शेक। शेक का जो है वो कैल्शिफिकेशन और थिकनिंग हो जाएगा और इनफर्टिलिटी आ जाएगी। ऑफ कोर्स टेस्टिस के ऊपर जो है वो लगातार प्रेशर बनेगा, टेस्टिस के ऊपर लगातार प्रेशर बनेगा तो वहां पे जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे स्पर्म का और जो हमारे पास में सीमेन है उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ये बहुत रेयर होता है, बट बायलेटरल और क्रोनिक कंडीशन में रहे तो फिर इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो जितने भी हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन है वो सारे के सारे हमने बता दिए। पहला कॉम्प्लिकेशन था हमारे पास में एट्रोफी ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का जो है वो एट्रोफी हो जाती है। वो क्यों होगा दोस्तों, प्रेशर की वजह से। और प्रेशर क्यों, क्योंकि वहां पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है। सेकंड चीज पायोसील। पायोसील मतलब हमारे पास में स्क्रोटम के अंदर या ट्यूनिका वेजाइनल्स के अंदर जो है वो हमारे पास में पस सेल्स या पस फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे पायोसील। उसके अंदर हमारे पास में अगर ब्लड कलेक्शन हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हेमेटोसिल्स। तो इन्फेक्शन हो सकता है, हेमेटोसिल्स हो सकती है। एंड कैल्सिफिकेशन एंड थिकनिंग शेक हो जाएगा और इनफर्टिलिटी हो जाएगी। ये बहुत रेयर केस देखने को मिलता है, लेकिन अगर बायलेटरल दोनों साइड में जो है वो हमारे पास में हाइड्रोसिल है तो फिर इनफर्टिलिटी हो जाएगी। वैसे यूनिलेटरल होता है। फटाफट जो है वो इसका मैनेजमेंट लेते हैं और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले आ गया हमारे पास में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन में कहते हैं इन कंजेनाइटल हाइड्रोसील में बी रिजोल्व 1 to 2 years। सबसे पहले हमारे पास में ऑब्जर्वेशन होता है कि जो हाइड्रोसील हो रहा है वो हमारे पास में कंजेनाइटल है या एक्वायर्ड है। अगर कंजेनाइटल है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि कंजेनाइटल हाइड्रोसील ऑटोमेटिकली 1 से 2 साल के अंदर जो हो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में हमने क्या किया दोस्तों, हाइड्रोसील को देखा कि कंजेनाइटल हाइड्रोसील तो नहीं है। देन उसके बाद में अगर कंजेनाइटल है तो कुछ नहीं करेंगे, 1 से 2 साल के बीच में ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर हमारे पास में एक्वायर्ड है तो फिर एक्वायर्ड है तो किसकी वजह से उसको ठीक करेंगे, ट्रीट अंडरलाइन कोजेज। जैसे टेस्टिज में इन्फ्लामेशन है उसकी वजह से हुआ, या ट्रोमा की वजह से जो है हमारे पास में हाइड्रोसील हुआ, या और किसी वजह से जो है हमारे पास में हाइड्रोसील हुआ, उसको ठीक करेंगे। भाई हमारे पास में सेकेंडरी में हमने अलग अलग देखे थे कि ट्रोमा की वजह से भी होता है, इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। इन्फेक्शन में भी हमें अलग अलग था, ऑर्चराइटिस था, देन हमारे पास में जो है वो फाइलरिसिस था। तो उस पर्टिकुलर चीज को जो है वो हम ठीक करेंगे। ये हो गया हमारे पास में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। अब उसके बाद में आता है हमारे पास में मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में आप कैसे ठीक कर सकते हो, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाइड्रोसील जो है वो मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक नहीं होता। लेकिन दोस्तों हाइड्रोसील मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक नहीं होता, लेकिन जो सेकेंडरी वजह से जो हमारे पास में हाइड्रोसील हो रहा था, जैसे हाइड्रोसील जो है वो फाइलरिसिस की वजह से हो रहा था, हाइड्रोसिल किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा था, तो उसको तो आप ठीक करोगे ना मेडिसिन के द्वारा। अगर आपने फाइलरिसिस की वजह से जो है वो हाइड्रोसिल हुआ तो आप फाइलरिसिस को ठीक कर दो, ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगा। तो इसको हम ले लेते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हमारे पास में सबसे पहले आ जाएगी डीएसी, दैट इज कॉल्ड डाई इथाइल कार्बेंजीपाइन। ये देते हैं बेसिकली फाइलरिसिस हाइड्रोसिल। फाइलरिसिस होता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, इसको ठीक करने के लिए हम क्या कहते हैं दोस्तों, डाई इथाइल कार्बेंजीपाइन जो है वो देते हैं। ये पैरासाइट को मारती है, हाइड्रोसील को जो है वो ठीक करती है, जो फाइलरिसिस की वजह से हाइड्रोसील हुआ उसको ठीक करती है। एंड एंटीबायोटिक इफ इन्फेक्शन प्रेजेंट। एंटीबायोटिक जो है वो हम यूज लेते हैं अगर इन्फेक्शन जो है वो प्रेजेंट है तो, ठीक है। अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है कहीं पे भी, टेस्टिज में हो या और कहीं पे इन्फेक्शन हो, तो हम एंटीबायोटिक देते हैं। एंड लास्ट वन आ जाता है एनाल्जेसिक एंड स्क्रोटल सपोर्ट। एनाल्जेसिक देते हैं क्योंकि जब बहुत ज्यादा भारी हो जाता है तो हमें उसको उठाने में या वहां पे थोड़ा थोड़ा दर्द हो जाता है, तो उसके लिए हम स्क्रोटल सपोर्ट भी देते हैं। लंगोट जो बांधने वाली चीजें वो होते हैं, वो सर्जरी के बाद भी जो है बांधी जाती है, अभी हमारे पास में आ गया आएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सर्जिकल मैनेजमेंट। जब हमारे पास में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो जाता है एंड उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाता है, तो फिर लास्ट हमारे पास में बचता है सर्जिकल मैनेजमेंट। और सर्जिकल मैनेजमेंट हम कब करते हैं, उसमें हमारे पास में 3 कंडीशन है। ऐसा नहीं कि किसी का देखा हाइड्रोसिल आपने तुरंत उसकी सर्जरी कर दी। सपोज कीजिए आपने हाइड्रोसिल देखा, तुरंत आपने उसकी सर्जरी कर दी, पता चले उसको तो फाइलरिसिस था, थोड़े दिन बाद फिर से हाइड्रोसिल हो जाएगा। आपने एक साइड में किया, दूसरी साइड में हाइड्रोसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास में सर्जिकल मैनेजमेंट में हम जाते हैं या सर्जिकल मैनेजमेंट हम करते हैं, तो उसके हमारे पास में कौन सी कंडीशन है। पहली तो आती है हमारे पास में परसिस्टेंट और लार्ज हाइड्रोसिल। मतलब अगर हल्का फुल्का हाइड्रोसिल है तो हम कभी भी सर्जरी नहीं करते हैं। हल्का फुल्का टेस्टीज इतना होता, मान लो नॉर्मली अगर इतना भी हो जाता तो भी हम नहीं करते, इतना टेस्टीज होता है तब जाके हम जो है वो सर्जरी करते हैं।
ये मजाक की बात नहीं है, आपने अगर ओटी के अंदर ड्यूटी की है तो वहां पे होता है। तो पहला इंडिकेशन तो आ गया हमारे पास में परसिस्टेंट और लार्ज हाइड्रोसिल। अगर लार्ज हाइड्रोसिल है तो हमें वहां पे जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है कोजिंग डिस्कम्फर्ट एंड डिफॉर्मिटी। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है वो डिस्कम्फर्ट कोज कर रहा है, चलने में बैठने में इनमें डिस्कम्फर्ट होता है, या कोई भी डिफॉर्मिटी हो जाती है, जैसे टेस्टिस जो है वो हमारे पास में एट्रोफी होगी, तो उस कंडीशन में हम जो है वो सर्जरी करते हैं। एंड नेक्स्ट आता है सेकेंडरी हाइड्रोसिल नॉट रिजोल्विंग विथ ट्रीटमेंट, यानी कि जो भी हमने ट्रीटमेंट किया, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किया, देन मेडिकल मैनेजमेंट लिया, उसके बाद भी हाइड्रोसिल ठीक नहीं हुआ तो फिर हम करते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास में 3 इंडिकेशन है इसके कारण करते हैं। पहली चीज, अगर बहुत ज्यादा हाइड्रोसिल लंबा हो गया लंबे समय से तो हम करते हैं, बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट और डिफॉर्मिटी कोज करा तो हम करते हैं, एंड उसके बाद अगर ट्रीटमेंट के बाद मेडिकल मैनेजमेंट के बाद में भी हाइड्रोसिल ठीक नहीं हुआ तो हम फिर सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में बेसिकली जो है हमारे पास में 3 प्रोसीजर्स आते हैं जिसको हम लेते हैं। ठीक है, 3 प्रोसीजर कैसे आते हैं उसको हम ले लेते हैं। यहाँ पे 2 प्रोसीजर को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया, एस्पिरेशन एंड स्क्लेरोथेरेपी। आप इसको अलग अलग भी पढ़ सकते हो या एक जगह भी पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं अलग अलग सोच रहा था इसलिए मैंने बताया आपको 3। ठीक है, तो वन बाय वन कर लेते हैं। पहली चीज आती है हमारे पास में एस्पिरेशन। देखो, बहुत सारे जो झोला छाप होते हैं उनमें हाइड्रोसिल का वो वहीं पे ट्रीटमेंट कर देते हैं। करते क्या है, करना कुछ नहीं होता है, जस्ट प्रैक्टिस की बात होती है। एक बार आपने देख लिया कि हाँ हाइड्रोसिल है, सिर्फ नीडल जो है वो डालते हैं और उस फ्लूइड को जो है वो बाहर निकाल देते हैं। इसको बोलते हैं एस्पिरेशन, नाम से पता चलता है एस्पिरेशन, एस्पिरेट कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, फ्लूइड एस्पिरेटेड विथ स्टरलाइन नीडल, स्टरलाइन नीडल के द्वारा जो है फ्लूइड का एस्पिरेशन कर लिया जाता है। क्लियर है? सेकंड आ जाता है हमारे पास में, जिसको मैंने आपको सेकंड बताया था, ये फर्स्ट हो गया, ये जैसे मान लो सेकंड है, तो ये आ गया स्क्लेरोजिंग। इसमें क्या करते हैं हमारे पास में स्क्लोरिक एजेंट हम डालते हैं, जैसे वेरिकोज वेन में नहीं डालते हैं, तो स्क्लोरिक एजेंट डालते हैं, फिनोल या टेट्रासाइक्लिन जो है वो इंजेक्ट किया जाता है हमारे पास में ट्यूनिका वेजाइनल्स की जो लेयर होती है, विसरल लेयर पैरेटल लेयर, उसके अंदर डाला जाता है, फिर आके फ्लूइड का एक्यूमुलेशन नहीं होता है। एंड रिस्क ऑफ रीअकरेंस एंड इन्फेक्शन, यहां पे 2 चीजें आती है जो हम एस्पिरेशन एंड स्क्लेरोथेरेपी करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? एस्पिरेशन में हमने क्या है, निडल डाली और फ्लूइड को एक्यूमुलेशन कर लिया, फ्लूइड को बाहर निकाल दिया, ठीक होगा। स्क्लेरोथेरेपी में क्या होता है कि हम जो हमारे पास में दोनों जो लेयर होती है उसमें हम फिनोल या टेट्रासाइक्लिन डालते हैं ताकि आगे से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन वहां पे ना हो। तो स्क्लेरिक एजेंट और फ्लूइड एस्पिरेशन में हमारे पास में दिक्कत क्या आती है कि ये फिर से हो जाता है। हाइड्रोसिल आपने ठीक किया फिर से हो जाएगा, तो इसमें दिक्कत है कि इसके रीअकरेंस होने के और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, तो ये 2 चीजें जो है वो जिसकी वजह से हम करते हैं एस्पिरेशन एंड स्क्लेरोथेरेपी, तो ये इसके जो है वो ड्रॉबैक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सेलेटोमी। ठीक है, ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। इसमें हम क्या करते हैं कि सिंपली जो है वो फ्लूइड को पहले तो कट करते हैं, फ्लूइड को बाहर निकालते हैं, देन उसके बाद में जो हमारे पास में लेयर थी उसको कट करके पूरा सिल दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोसिलेटोमी। क्लियर है? तो देखो वन बाय वन करके, इसके हमारे पास में 3 मेथड्स है, लोड स्प्लिकेशन, जुबेल्स इवर्सन एंड सब टोटल एक्सिएशन। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। लोड स्प्लिकेशन में क्या करते हैं हमारे पास में, फॉर स्मॉल एंड थिन वॉल हाइड्रोसिल, अगर स्मॉल है हमारे पास में बहुत छोटा जो है वो हाइड्रोसिल है और बिल्कुल थिन वॉल्ड वाला हाइड्रोसिल है, उसमें ये चीज करते हैं लोड स्प्लिकेशन। ये देखो तीनों हमारे पास में आ गए। ये पहली जो हमारे पास में ये लोड स्प्लिकेशन टेक्निक है, इसमें हम क्या करते हैं, बिल्कुल छोटा वाला हाइड्रोसिल है उसमें हम फ्लूइड को जो है बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में जुबिलेटरी, इसमें हम क्या करते हैं कि फ्लूइड को बाहर निकाल के जो है वो साइड वाली लेयर को जो है वो सील दिया जाता है। ठीक है, और लास्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सब टोटल एक्सुएशन। उसमें क्या होता है, जो एक्सेसिव लेयर है उसको कट करके जो है वो निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले लोड स्प्लिकेशन, ये हमारे पास में स्मॉल और थिन हाइड्रोसिफिलिस में जो हाइड्रोसिल में किया जाता है। देन नेक्स्ट आ गया हमारे पास में जुबेल्स इवर्जेंस, ये हमारे पास में लार्ज और थिक वॉल्ड हाइड्रोसिल में जो है वो किया जाता है। ये दोनों चीज ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है थिन वॉल्ड हाइड्रोसिल में कौन सा प्रोसीजर करते हैं, तो थिन वॉल में जो है हम लोड स्प्लिकेशन करते हैं, और थिक वॉल्ड हाइड्रोसिल में हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर हम जो है वो जुबिलरी इवर्जन करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में सब टोटल एक्सकेशन, इसमें हम क्या करते हैं वेन ट्यूनिका, ठीक है, वेन ट्यूनिका वेजाइनल्स इज थिक,
ट्यूनिका वेजाइनलिस अगर हमारे पास में बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, उस कंडीशन में हम सब टोटल एक्सिएशन करते हैं। सब टोटल एक्सिएशन आपको पता ही कि उसको काट के जो है वो अलग किया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सर्जिकल मैनेजमेंट। अब फटाफट जो है वो हम इसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर देख लेते हैं, यानी कि नर्सिंग केयर। किसी की सर्जरी हुई है, आपने जो है वो सर्जरी कर दी, देन उसके बाद क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होना चाहिए। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारे पास में एक तो उसको सपोर्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। ये एग्जाम में पूछा गया है, मेन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है हाइड्रोसील के जो है वो ट्रीटमेंट के बाद। तो हाइड्रोसील के ट्रीटमेंट के बाद में मेन चीज होती है कि स्क्रोटल जो है वो सपोर्ट देना, लंगोट बांध के रखा जाता है। ये डॉक्टर पेशेंट को कम से कम 10 बार समझाता है कि सर्जरी हो गई लेकिन आपको लंगोट बांध के जो है वो रखना है। तो देखो वन बाय वन करके देते हैं। पहली चीज आती है मॉनिटर वाइटल साइन एंड ब्लीडिंग। ब्लीडिंग और वाइटल साइन को जो है वो हम मॉनिटर करते हैं, राइट। देन उसके बाद मेंटेन स्क्रोटल सपोर्ट एंड एलिवेट स्क्रोटम टू रिड्यूस ब्लीडिंग। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास में ये आता है, क्या चीज, मेंटेन स्क्रोटल सपोर्ट, जो हमारे पास में स्क्रोटल है उसको सपोर्ट करना है, एंड एलिवेटेड स्क्रोटम टू रिड्यूस स्वेलिंग, स्वेलिंग को जो है वो रिड्यूस करने के लिए। और ये चीजें जो है वो डॉक्टर बार बार बताता है और नर्स की भी जिम्मेदारी है कि अच्छे तरीके से इसको समझे। एंड अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन फॉर फर्स्ट 24 आवर्स। स्टार्टिंग के 24 आवर्स में जो है वो हमारे पास में क्या करते हैं, कोल्ड कंप्रेशन देते हैं ताकि वहां पे जो है वो किसी प्रकार की ब्लीडिंग ना हो। एंड असेस वुंड फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन। ऑफ कोर्स वहां पे सर्जरी की है तो किसी भी प्रकार का जो है वो कोई इन्फेक्शन ना हो, या कोई भी किसी प्रकार का जो है वो इन्फेक्शन हो, उसको हम जो है वो असेस करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एनाल्जेसिक फॉर पेन रिलीफ। पेन रिलीफ देते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं, क्यों, क्योंकि सर्जरी हुई है तो पेन तो होगा ही होगा। एंड एंटीबायोटिक एज प्रिस्क्राइब्ड। सर्जरी के बाद में इन्फेक्शन ना हो, वुंड इन्फेक्शन ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, एंटीबायोटिक दी जाती है। तो ये सारी चीजें करते हैं। एंड पेशेंट को जो है वो क्या एजुकेट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपने ये सारी चीजें कर ली, लेकिन पेशेंट को जो है वो क्या एजुकेशन दी जाती है। पहली एजुकेशन दी जाती है, कीप एरिया क्लीन एंड ड्राई, यानी कि जहां पे सर्जरी हुई है उस एरिया को आप बिल्कुल क्लीन रखिए और बिल्कुल ड्राई रखिए। तो क्लीन द एरिया एंड ड्राई। एंड अवॉइड स्ट्रेनियस एक्टिविटी फॉर फ्यू वीक्स। लगभग जो है वो 4 से 6 सप्ताह तक, ठीक है, 4 से 6 वीक तक जो है उसको बोलते हैं कि कोई भी आपको स्ट्रेनियस एक्टिविटी जैसे फुटबॉल वगैरह, क्रिकेट वगैरह, वेट लिफ्टिंग वगैरह, वो सारी चीजें जो है वो आपको नहीं करनी है। एंड रिपोर्ट पेन, स्वेलिंग एंड डिस्चार्ज। अगर जहां सर्जरी की है वहां से किसी भी प्रकार का कोई डिस्चार्ज निकल रहा है, कोई स्वेलिंग है या कोई पेन है, तो उसको जो है वो रिपोर्ट करोगे। तो ये पोस्ट ऑपरेटिवली क्या होता है, सबसे मेन चीज तो उसको जो है वो स्क्रोटल सपोर्ट दिया जाता है और पेशेंट को ये 3 चीजें जो है वो एजुकेट की जाती है कि आप अपने एरिया को जो है वो बिल्कुल क्लीन रखिएगा, ठीक है, जो भी स्ट्रेनियस एक्टिविटी है उसको जो है वो अवॉइड कीजिएगा, एंड जब भी कभी पेन हो, स्वेलिंग हो, डिस्चार्ज हो, उसको जो है वो इमीडिएटली रिपोर्ट कीजिएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो करवाते हैं। प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं कि हाइड्रोसील से जो है वो कैसे बचा जा सकता है, कैसे हम हाइड्रोसील से बच सकते हैं। तो सबसे पहले प्रमोट ट्रीटमेंट ऑफ एपिडोमाइलोआर्थराइटिस एंड फाइलरिसिस। जो भी इन्फेक्शन है, ठीक है, चाहे वो एपिडिडाइमिस का इन्फेक्शन हो, चाहे वो हमारे पास में टेस्टिस का इन्फेक्शन हो, चाहे वो फाइलरिसिस का इन्फेक्शन हो, उसको जो है वो हमें अवॉइड करना है या उसको जो है वो हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। एंड यूज मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स इन एंडेमिक एरिया। जो भी एंडेमिक एरिया, जैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे यूपी बिहार वाला है, वहां पे फाइलरिसिस ज्यादा प्रेजेंट होता है, तो वहां पे आपको जो है वो मॉस्किटो नेट यूज करना है या मॉस्किटो कंट्रोल के लिए जो भी चीजें हैं वो यूज करनी है। क्यों, क्योंकि मॉस्किटो की वजह से ही जो है वो फैलता है। एंड अवॉइड ट्रोमा ऑफ स्क्रोटल एरिया। स्क्रोटल एरिया में किसी भी प्रकार का कोई ट्रोमा ना हो, वो सारी चीजें जो है वो देखी जाती है। तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे पता चलेगा, ठीक है, सॉरी, प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस हमारे पास में, प्रोग्नोसिस का बहुत ईजी है। अगर आपने सर्जरी कर ली तो 100% उस चीज से रिलीव ही है। एक्सीलेंट आफ्टर सर्जरी, 100% जो है वो हमारे पास में अच्छी और रिकवरी रेट है। और सर्जरी भी कोई बहुत बड़ी नहीं होती है। मैं कहूँ जितनी भी हमारे पास में सर्जरी जो होती है, ओटी के अंदर मान के चलिए 100 प्रकार की सर्जरी होती है, तो सबसे इजी सर्जरी मुझे लगता है इसी की होती है, ठीक है। एंड रीअकरेंस इज रेयर इफ अंडरलाइन कॉजेज आर ट्रीटेड। रीअकरेंस जो है वो इसका कम चांसेस होते हैं, लेकिन
अगर फाइलरिसिस का है या कोई ट्रॉमा हो गया या कोई इन्फ्लामेशन हो गया तो हो सकता है। जैसे मान लो हमने एक साइड, बेसिकली यूनिलेटरल होता है, तो हमने एक साइड की जो है वो सर्जरी करके जो है उसको ठीक कर दिया, लेकिन दोबारा फाइलरिसिस हो गया या टेस्टिज के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया तो दूसरे साइड में हो सकता है, तो रिक अकरेंस के जो है वो चांसेस होते हैं। क्लियर है? फटाफट जो है इसकी समरी को हम रिवाइज कर लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश कर लेते हैं। तो फटाफट आ गया हमारे पास में। एज रिलेटेड की बात करें तो जो कंजेनाइटल हाइड्रोसील है वो हमारे पास में इन्फेंट में देखने को मिलता है और इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली 1 से 2 साल के अंदर जो है वो रिजोल्व हो जाता है। कारण क्या है? इसके अंदर हमारे पास में जो वेजाइनल्स है, ट्यूनिका वेजाइनल्स है, उसके अंदर और एब्डोमिनल वाला जो कोड है उसके बीच में कम्युनिकेशन होता है। सेकेंड आ गया हमारे पास में एक्वायर्ड हाइड्रोसील। ये बेसिकली जो है वो एडल्ट के अंदर देखने को मिलता है। ये दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर एक्वायर्ड हाइड्रोसील की बात करें तो ये दो प्रकार का, प्राइमरी और सेकेंडरी, दो प्रकार का होता है। प्राइमरी में कोई भी इटियोलॉजी का जो है वो कोजेज पता नहीं होता, सेकेंडरी में हमें कोजेज जो है वो पता होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में कोजेज। तो पेचेंट प्रोसेस वेजाइनल्स, ये इन्फेक्शन की वजह से, ट्रॉमा की वजह से एंड ट्यूमर की वजह से ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। नेचर की बात करें तो ये कम्युनिकेटिंग की वजह से होता है। कम्युनिकेटिंग मतलब हमारे पास में जो पेरिटोनियल है और स्क्रोटम, उन दोनों के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन होता है, दोनों के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन होता है, इसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग। और ये हमारे पास में जो एक्वायर्ड हाइड्रोसील है, ठीक है, ये हमारे पास में नॉन कम्युनिकेटिंग। कहीं कहीं मैं बीच में हाइड्रोसिफिलस तो नहीं बोल रहा हूँ, जो भी है आप देख लीजिएगा। हम हाइड्रोसील की बात करें तो हाइड्रोसील कौन सा कम्युनिकेटिंग होता है? जो कंजेनाइटल हाइड्रोसील है वो हमारे पास में जो है वो कम्युनिकेटिंग होता है, और जो एक्वायर्ड हाइड्रोसील है वो हमारे पास में नॉन कम्युनिकेटिंग होता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ये ऑफन रिजुअल स्पॉन्टेनियसली, ये बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाता है। 1 से 2 साल के अंदर कुछ भी नहीं करने के बाद भी जो है वो ठीक हो जाता है। जबकि इसमें हमारे पास में मेडिकल मैनेजमेंट भी किया जाता है। अगर मेडिकल मैनेजमेंट सक्सेस नहीं होता तो फिर हम सर्जिकल मैनेजमेंट भी जो है वो करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारे पास में जो हाइड्रोसील वाला टॉपिक है वो टॉपिक यहीं पे जो है वो फिनिश होता है। और भी कोई टॉपिक जो आपको लगता है कि इसको समझने में जो है वो हमें बड़ी दिक्कत आ रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जो है वो हमें बताइए। बहुत जल्दी जो है वो हम इसको लेके आएंगे और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास से अलविदा लेते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।